तो बच्चों, आज मैं कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से आपके लिए लेकर के आया हूँ पाठ नंबर 13, पतझड़ की टूटी पत्तियां। और इस पाठ के जो रचनाकार है रविंद्र केलेकर। आइए सबसे पहले हम लेखक रविंद्र केलेकर का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1925 कुमकोलिम दक्षिण गोवा भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 अगस्त सन 2010 में मडगांव महाराष्ट्र में हुई थी। इनकी भाषा कोंकणी, हिंदी एवं मराठी थी। यह खास तौर पर एक महान भाषाविद, अनुवादक एवं लेखक रहे। भारत सरकार ने इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार दे करके सम्मानित किया था। आइए पाठ पतझड़ की टूटी पत्तियां पढ़ते हैं। इस पाठ का पहला जो दृश्य है वह है गिन्नी का सोना। अब गिन्नी का सोना, गिन्नी का अर्थ होता है सिक्का। सोना तो होता है लेकिन सोने के अंदर भी जब पीतल की मिलावट करते हैं तो उसकी चमक धमक कुछ अलग ही होती है। तो उसी चीज का जिक्र यहाँ पर लेखक ने किया है। लेखक कहते हैं शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी सोना अलग। गिन्नी अर्थात सिक्का। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है या मिलाया हुआ होता है, इसलिए वो ज्यादा चमकता है। और शुद्ध सोने की तुलना में वह मजबूत भी होता है क्योंकि उसके अंदर कॉपर मीन्स तांबा मिलाया जाता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं और जो ज्वेलरी बनती है, जो गहने बनते हैं, तो इस सोने के अंदर जो चमक और मजबूताई वह तांबे की वजह से ही आती है। फिर भी होता है वह गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आचरण अर्थात उत्तम चरित्र भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान अर्थात वर्णन करते हैं। ये बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ अर्थात सोच समझ के कारण ही आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उनकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने खास लक्षणों वाला, विशेष लक्षणों वाला आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग अर्थात सावधान रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चलें, यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोग ही किया करते हैं या लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत अर्थ होता है जो निश्चित रूप से रहने वाला, हमेशा रहने वाला, नो चेंजेस, उसे कहते हैं शाश्वत। तो समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों की दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। प्रसंग 2, झेन की देन। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं कि जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं। मानसिक, उसने जवाब दिया। यहाँ के 80% अर्थात प्रतिशत लोग मनोरोग अर्थात मानसिक बीमारी से त्रस्त होते हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है,
हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता करने लगे हैं। एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। जैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह हजारों गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता था, टेंशन बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी अर्थात जापान में चाय पीने का एक विशेष आयोजन वहां पे ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू अर्थात जापान ने टी सेरेमनी का नाम कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसके छत पर दत्ती की दीवारों वाली और तातामी अर्थात चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढंगा सा अर्थात बेडोल सा जिसका रूप रंग एक निश्चित न हो, वह एक मिट्टी का बर्तन था। उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इसी पानी में धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाइनीज अर्थात जापानी विधि में चाय पिलाने वाला, उसे कहते हैं चाइनीज, वह बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दो झो आइए तशरीफ लाइए, इसका अर्थ होता है दो झो, कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई कि तुम्हें यहाँ बैठना है। उसने अंगूठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती ये एक प्रकार का राग के सुर गूंज रहे थे। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना अर्थात उबलने की जो आवाज थी वह भी सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों से भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहां हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला अर्थात क्रम चलता रहा। पहले 10-15 मिनट में मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझते रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या अर्थात झूठ है। एक चला गया है, दूसरा आया ही नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। झेन, ये एक ध्यान लगाने की परंपरा कि यह बड़ी देन मिली है इन जापानियों को।